आज हम क्रोनी-पेनी मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी प्रतिपादित की गई थी। उसमें सॉलिड के अंदर माना गया था कि इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करते हैं। उस कांस्टेंट पोटेंशियल को ज़ीरो लेकर चला गया था, लेकिन कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स के अंदर थी जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा समझी नहीं जा सकी। तो यह बात आई कि जो सॉलिड के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट ना होकर पीरियडिक होता है, मतलब आवर्ती होता है, वो दूरी के साथ पुनः पोटेंशियल रिपीट होता है। इसके लिए हमने देखा था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के साथ ये कर्व है जो कि किसी एटम के लिए ड्रॉ किया गया है। ये उसकी नाभिक है। चूँकि सॉलिड में कई सारे एटम्स एक दूसरे के नज़दीक उपस्थित होते हैं, तो ये आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व को अलग अलग एटम्स के लिए। चूँकि एटम्स में आपस में इंटरेक्शन होता है, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कारण से उनमें अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिससे ये जो विभव प्राचीर है, पोटेंशियल बैरियर है, वो रिड्यूस हो जाता है, जो कि इस कर्व में दिखाया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉन इस एरिया में फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन इस वाले रीजन में वो के इलेक्ट्रॉन अपनी न्यूक्लियस से बाइंडेड हैं। यहाँ जो बाहर के जो इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस रीजन में, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। जो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पीरियडिक है। जैसे यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी। तो इस मॉडल को स्टडी करने, पीरियडिक पोटेंशियल को लेकर स्टडी करने के लिए कई मॉडल्स दिए गए, जिसमें से एक मॉडल क्रोनी-पेनी मॉडल है, जिसमें कि पोटेंशियल स्क्वायर वेल पोटेंशियल लेकर चलते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। इस तरह का ये जो इस तरह का कर्व ना होकर इसमें इस तरह से लिया गया है। तो ये एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो y एक्सिस है इस पे पोटेंशियल प्लॉट किया है, और x एक्सिस पे और इस x एक्सिस पे डिस्टेंस को प्लॉट किया गया है। तो जब x 0 और a के बीच में है, मतलब इसके और इसके x 0 और a के बीच में है, तो पोटेंशियल 0 है। यहाँ पोटेंशियल 0 है। और जब x 0 और -b के बीच में है, तो ये पोटेंशियल V0 पोटेंशियल है। तो जब 0 और a के बीच में है तो पोटेंशियल 0 है, और जब x 0 और -b के बीच में है तो पोटेंशियल V0 है। तो इसका जो पीरियड है वो a प्लस b हो गया। मतलब जैसे आप देख सकते हैं, आप इस पॉइंट पर हैं, तो a प्लस इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल है, तो a प्लस b के बाद की वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। जो पोटेंशियल यहाँ पर है
ए प्लस बी दूरी के बाद वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। तो इसका जो पीरियड है वो ए प्लस बी है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में है, तो आप यदि जैसे यहाँ पर ये जो V0 है पोटेंशियल इस पे, और जो ये डिस्टेंस है ये B, तो जो V0 इंटू डिस्टेंस ये आपको एरिया देता है, जो कि जितना ज़्यादा एरिया होगा तो इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा बाउंड स्टेट में होगा। तो हम इसको स्टडी करने के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे। इस रीजन में जो पोटेंशियल ज़ीरो लेके चलेंगे, दो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे दोनों रीजन्स के लिए। एक तो इस रीजन के लिए जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो है, और एक इस रीजन के लिए जहाँ पोटेंशियल V0 है। तो आप देख रहे हैं दो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी है, d2 psi1 ओवर dx² प्लस ट्वाइस m ओवर h क्रॉस स्क्वायर E माइनस वी आता है। चूँकि ये फर्स्ट रीजन के लिए है जहाँ पर V0 है, तो केवल E लिखा हुआ है, E psi1 इज इक्वल्स टू 0। psi1 वेव फंक्शन है फर्स्ट रीजन के लिए, जब x लाई कर रहा है 0 और a के बीच में, तब जो V है वो 0, पोटेंशियल 0 है। सेकेंड रीजन के लिए हम लिखें तो d2 psi2 ओवर dx² प्लस ट्वाइस m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर E माइनस V0, जो V यहाँ पर अब V0 है। psi2 इज इक्वल्स टू 0 जब x लाइज बिटवीन 0 एंड माइनस b, जब x 0 और माइनस b के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ हम ट्वाइस एम ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर को, ये ट्वाइस एम ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर लिख रहे हैं, और ट्वाइस एम ओवर एच क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस ई, चूँकि V0 ई से बड़ा है, इस कारण से ये जो ब्रैकेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम माइनस बाहर निकाल रहे हैं और इसे V0 माइनस ई लिखेंगे। तो ट्वाइस एम V0 माइनस ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर को बीटा स्क्वायर ले रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा d2 psi2 ओवर dx² माइनस बीटा स्क्वायर psi2 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी d2 psi1 ओवर dx² प्लस अल्फा स्क्वायर psi1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी हो जाएगी d2 psi2 ओवर dx² माइनस बीटा स्क्वायर psi2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने पहले के लेक्चर्स में देखा था, चूँकि पोटेंशियल पीरियडिक है इसलिए जो वेव फंक्शन होंगे वो ब्लॉक फॉर्म में होंगे। तो ब्लॉक फॉर्म में हमने ब्लॉक थ्योरम पढ़ी थी। तो जो ब्लॉक फॉर्म के फंक्शन कैसे होते हैं, psi1x इज इक्वल्स टू u1x e टू द पावर ऑफ आटा k डॉट x, जहाँ u1x फंक्शन है जिसका कि वही पीरियडिसिटी है जो कि पोटेंशियल एनर्जी की पीरियडिसिटी है, और दूसरा psi2x हो जाएगा u2x e टू द पावर ऑफ आटा kx। यहाँ यदि r होता तो डॉट आता, चूँकि r नहीं है तो ये आटा kx होगा और ये भी आटा kx होगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने केवल वन डायमेंशनल ले रखा है। तो ये 5 और 6 को हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में रिप्लेस करेंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी d2 u1 ओवर dx² प्लस ट्वाइस आयोटा k du1 ओवर dx प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस k स्क्वायर u1 इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट रीजन के लिए, और दूसरे रीजन के लिए d2 u2 ओवर dx² प्लस 2 आटा k du2 ओवर dx² माइनस बीटा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर u2 इज इक्वल्स टू 0। इस
ये दोनों डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो इस फॉर्म में होंगे। u1 इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फा माइनस के एक्स प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अल्फा प्लस के एक्स, u2 इक्वल्स टू c एक्सपोनेंशियल बीटा माइनस आयोटा के एक्स प्लस d एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा प्लस आयोटा के एक्स, जहाँ a, b, c और d कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस कौन सी होंगी वो हम यहाँ से देखें कि जो u1x है वो इस रीज़न के लिए डिफ़ाइन किया गया है और u2x इस रीज़न के लिए डिफ़ाइन किया गया है। तो बाउंड्री पर दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए। तो u1x at x is equals to 0 and u2x at x is equals to 0 will be equal, और उनके डेरिवेटिव भी दोनों इक्वल होने चाहिए। वैसे ही जो वैल्यू यहाँ पर है वेव फंक्शन की वही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। तो u1x at x is equals to a should be equal to u2x at x is equals to minus b, और उनके डेरिवेटिव भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही u1x at x is equals to 0 should be equal to u2x at x is equals to 0, और u1x at x is equals to a should be equal to u2x is equals to x is equals to minus b, और वैसे उनके डेरिवेटिव भी सेम होने चाहिए। तो जब आप ये इसमें अप्लाई करेंगे, इन कंडीशंस को फुलफ़िल कराएंगे इन इक्वेशंस से, तो आपको ये 4 इक्वेशंस मिलेंगी। 4 कंडीशंस थी तो आपको 4 इक्वेशन मिलेंगी a b c d में। तो ये जो होमोजीनियस इक्वेशंस हैं इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है यदि इनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। ये तो कैसे हम लिखा हुआ है, ये पहली इक्वेशन के आप कोफिशिएंट्स देखो क्या है, ए बी सी डी के 1 1 1 1, तो पहला 1 1 1 1। वैसे यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ए का वो आयोटा अल्फ़ा माइनस के, तो ये लिखा है आयोटा अल्फ़ा माइनस के। दूसरे का है माइनस आयोटा अल्फ़ा प्लस के, तो ये यहाँ लिखा है माइनस आयोटा अल्फ़ा प्लस के। बीटा माइनस आयोटा के, तो ये बीटा माइनस आयोटा के। यहाँ माइनस बीटा प्लस आयोटा के, वैसे ही यहाँ माइनस बीटा प्लस आयोटा के। बाकी दोनों इक्वेशंस के भी इसी तरह से कोफिशिएंट्स लिखे गए हैं ये। तो आपको ये एक डिटर्मिनेंट मिल रही है, इसका ये 0 होगी, डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0, तभी इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा बीटा साइन हाइपरबोला बीटा बी साइन अल्फ़ा ए प्लस कॉस हाइपरबोला बीटा बी कॉस अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू कॉस के ए प्लस बी। तो ये आपको इक्वेशन मिली है। इस इक्वेशन से चूँकि ये काफ़ी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी टिपिकल इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशंस निकालना थोड़ा टिपिकल होता है। तो हम चूँकि मैथमेटिक्स कुछ इजी हो जाए जिससे हम किसी रिज़ल्ट पे पहुँच पाएँ, इसलिए हम थोड़े सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, v0 इज़ टेंडिंग टू इनफाइनाइट, v0 को इनफाइनाइट कर रहे हैं और b टेंडिंग टू 0, b को 0 मान रहे हैं। तो v0b, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि v0b स्ट्रेंथ ऑफ द पोटेंशियल को बताता है। यदि v0 इंटू डिस्टेंस की बात की थी तो यहाँ b है, तो v0b एरिया हो गया। v0 हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया था और b हमने एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, तो लेंथ इंटू हाइट एरिया होता है। तो ये आपको
एरिया दे रहा है, ये एरिया जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल का स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो V0B एरिया है जो कि पोटेंशियल की स्ट्रेंथ को बता रहा है। यदि V0B काफ़ी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस से काफ़ी अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड होगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी को बताता है V0B। तो यहाँ हम पोटेंशियल को इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, P इज टू m V0B A/h²। इसे हम P ले रहे हैं, m V0B A/h²। बीटा स्क्वायर हमने लिया था ट्वाइस m E माइनस V0 अपॉन h²। सॉरी, बीटा स्क्वायर यहाँ ट्वाइस m V0 माइनस E/h² है। ये माइनस, ये V0 माइनस E है, यहाँ गलत लिख गया है। इट इज़ ट्वाइस m V0 माइनस E/h² और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस m E/h²। ये हमने पहले लिया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो अल्फा है वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस m। तो अल्फा जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, अल्फा कम होगा तो एनर्जी कम होगी। तो इन तीनों वैल्यूज़ को अल्फ़ा, बीटा, पी और इक्वेशन V को, इक्वेशन 14 को, मतलब V0 टेंडिंग टू इन्फाइनाइट और B टेंडिंग टू 0, ये सब हम इक्वेशन 13 में कर रहे हैं। इक्वेशन 13 कौन सी है? यहाँ हम अल्फ़ा, बीटा और P की वैल्यू रख रहे हैं और P में V0 को इन्फाइनाइट करेंगे और B को टेंडिंग टू 0 करेंगे। तो जो इक्वेशन है 13 वो रिड्यूस होके ये वाली इक्वेशन बन जाती है, P साइन अल्फ़ा A अपॉन अल्फ़ा A प्लस कॉस अल्फ़ा A इज इक्वल्स टू कॉस KA। ये आपको इक्वेशन मिली है। अब इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व ना कर कर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसको फिर एनालाइज करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड की आप देखिए, राइट हैंड साइड में कॉस KA है और कॉस की वैल्यू +1 से -1 तक ही लाई करती है। +1 से -1 के बीच में ही लाई करती है। मैक्सिमम वैल्यू +1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। +1 से -1 के बीच में लाई करती है। दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ग्राफ है वो केवल +1 से -1 तक की वैल्यू ही अलाउड होंगी। अब हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हम ये जो लेफ़्ट साइड के है इसे y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और अल्फ़ा A को राइट साइड और अल्फ़ा A को x एक्सिस में प्लॉट करेंगे। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। P साइन अल्फ़ा A ओवर अल्फ़ा A प्लस कॉस अल्फ़ा A को y एक्सिस पे और अल्फ़ा A को x एक्सिस पे प्लॉट किया है। तो ये जो प्लॉट है आप देखिए, ये जो प्लॉट है ये कॉस P साइन अल्फ़ा A अपॉन अल्फ़ा A प्लस कॉस अल्फ़ा A का है। ये जा रहा है, ये पूरा ये जो ग्राफ, ये जो कर्व है, ये कर्व P साइन अल्फ़ा A अपॉन अल्फ़ा A प्लस कॉस अल्फ़ा A का है और ये x एक्सिस पे हमने अल्फ़ा A प्लॉट किया हुआ है। तो जैसा कि हमने बात की थी कि ये इसकी जो वैल्यू है वो +1 से -1 के बीच में ही अलाउड होगी, क्योंकि cos KA की वैल्यू +1 से -1 के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। तो आप देखिए ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये दो लाइन, ये +1 के लिए है और ये लाइन -1, ये है यहाँ +1 के लिए, -1 के लिए ये लाइन है, ये लाइन शो कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ ये वाला जो इतना एरिया है पोर्शन इस ग्राफ का वो अलाउड नहीं है। वैसे ही इसके बीच में ये वाला एरिया, ये क्योंकि ये +1 से -1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो ये जो है इतना एरिया इस कर्व का ये अलाउड नहीं है। ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया ये अलाउड एरिया
नहीं है। एक और बात आप जो देख रहे हैं वो ये कि ये जो ग्राफ है, ये जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चौड़ा होता जा रहा है। यहाँ कम चौड़ा है, ये चौड़ा हो रहा है, और यहाँ और उसकी चौड़ाई बढ़ रही है। अब आप देखिए, जैसा कि हमने बात की थी कि ये वाला एरिया अलाउड नहीं है, ये वाला एरिया ये वाला कर्व अलाउड नहीं है, ये रीजन अलाउड नहीं है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ जो हमने इस लाइन से बना रखा है, मतलब ये वाला रीजन अलाउड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक कर्व अलाउड है, क्योंकि ये -1 के नीचे जा रहा है और ये +1 के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही कर्व अलाउड है। दैट मीन्स जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ है अल्फ़ा ए की, वो केवल यहाँ से ये वाली अलाउड ही है। और अल्फ़ा जैसे हमने बात की थी कि एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, मतलब एनर्जी की यही अलाउड वैल्यूज़ हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज़ ही अलाउड है। वैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी की वैल्यूज़ ही अलाउड है, क्योंकि ये कर्व केवल यहाँ तक का अलाउड है, इसके बीच में ये कर्व अलाउड नहीं है। इसका मतलब इसके बीच की जो एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो अलाउड नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की अलाउड है, यहाँ से यहाँ तक की अलाउड है, और यहाँ के बीच में अलाउड नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ बैंड फॉर्मेशन हो रहा है, केवल ये एनर्जीज अलाउड है। फिर ये फॉरबिडन गैप आ गया, मतलब ऊर्जा अंतराल, ये वाले इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जीज नहीं होंगी, ये वाली एनर्जीज होंगी। ये फिर एक बैंड आ गया, वैसे ही यहाँ एक बैंड है, वैसे ही ये एक बैंड है, वैसे ही ये एक एनर्जी बैंड है, और ये बीच में फॉरबिडन गैप है, ये एनर्जीज अलाउड नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बैंड फॉर्मेशन हो रहा है और बैंड्स के बीच में फॉरबिडन गैप है, ऊर्जा अंतराल है बैंड्स के बीच में। एक बात और आप देख रहे हैं कि ये कम एनर्जी, यहाँ एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब कम एनर्जी के जो बैंड्स हैं उनकी चौड़ाई कम है, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे बैंड की चौड़ाई बढ़ती जा रही है। ये देखिए, ये बैंड की चौड़ाई बढ़ रही है और ये बैंड की चौड़ाई कम है। तो आप देख रहे हैं कि जब पीरियडिक पोटेंशियल लेके चलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पीरियडिक पोटेंशियल में है, तो बैंड फॉर्मेशन होता है और बैंड्स के बीच में फॉरबिडन गैप है, मतलब वहाँ ऊर्जा अंतराल है। उस ऊर्जा इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अटेन नहीं करते हैं, और साथ ही जो हायर एनर्जी के बैंड्स हैं उनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो ये कुछ बातों को आप इस कर्व से देख सकते हैं। ये कर्व P=3/2 के लिए प्लॉट किया गया, P=3/2 के लिए प्लॉट किया गया है। यदि आप P की वैल्यू बढ़ाएंगे, यदि आप P की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये जो चौड़ाई है ये कम होती जाएगी, ये कर्व पास आता जाएगा, ये वाली जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी और ये कर्व ऊपर की ओर होता जाएगा और ये चौड़ाई कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे P कम होगा वैसे वैसे बैंड की चौड़ाई कम होती जाएगी, और जब P इनफाइनाइट कर देंगे तो ये बैंड एक लाइन रह जाएगा, मतलब एक सिंगल एनर्जी लेवल हो जाएगा, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम, जो बैंड स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो इसको आप मैथमेटिकली आप देख सकते हैं कि जब P इनफाइनाइट है, आप P को इनफाइनाइट कर दोगे तो ये इस जो सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा इस इक्वेशन का जब साइन अल्फ़ा ए 0 होगा। अदरवाइज P इनफाइनाइट आप कर देंगे तो ये पूरी इक्वेशन ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो P इनफाइनाइट होगा और साइन अल्फ़ा ए 0 होगा, तभी ये टर्म 0 होगी और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
तो दैट मीन्स कि जब p इनफाइनाइट है तो सॉल्यूशन साइन अल्फा ए इज इक्वल्स टू 0 से मिलेगा। तो साइन अल्फा ए इज इक्वल्स टू 0 पुट अप करेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। तो अल्फ़ा की वैल्यू रख दें यहाँ अंडर रूट ट्वाइस, यहाँ अल्फ़ा हमने निकाला था, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट ट्वाइस एम ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर पुटअप किया है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस एम ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये आपको एनर्जी मिल जाएगी ई इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, एच क्रॉस को एच अपॉन 2 पाई लिख दे, एच क्रॉस स्क्वायर, ये एच क्रॉस स्क्वायर है, सॉरी ये एच क्रॉस स्क्वायर है। तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर ट्वाइस एम ए स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ एन 1 2 3 4 आप रखते जाएंगे तो आपको एनर्जी लेवल्स मिलते जाएंगे। तो आप p टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे जो एनर्जी है वो लाइन स्पेक्ट्रम आपको मिलता है। और जब p इज टू 0 पुटअप करें, p 0, अभी p इज टू इनफाइनाइट पे हम बात कर रहे थे, अब p इज टू 0 की बात करें तो यहाँ अगर आप p इज टू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आपको cos अल्फ़ा ए इज टू cos के ए मिलेगा। cos अल्फ़ा ए इज टू cos के ए माने अल्फ़ा ए इज टू के ए, अल्फ़ा ए इज टू के ए, दैट मीन्स अल्फ़ा इज टू के। अल्फ़ा क्या है, वही अंडर रूट ट्वाइस एम ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर इज टू के। तो यहाँ वही ई इज टू एच, ई इज टू एच क्रॉस, ई इज टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो वो फ्री एनर्जी हो गई जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ई इज टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। दैट मीन्स कि यदि p इज टू 0 पुट अप करेंगे, p इज टू 0 यानी पोटेंशियल 0, p इज टू 0 यानी p हमने v0b लिया हुआ है तो v0 0 हो गया, दैट मीन्स पोटेंशियल 0। तो पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और तो इसकी जो एनर्जी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी, तो जो कि हमें प्राप्त हो रही है ई इज टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, जो कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में देख चुके हैं। तो हम इसको ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। ये आप देखिए p, ये एक्स एक्सिस पे p है, तो आपको यहाँ p इज टू 0 है और ये p इज टू इनफाइनाइट के लिए है। तो p इज टू इनफाइनाइट पे आप देख रहे हो एनर्जी लेवल n इज टू 1 आप पुट अप करेंगे तो ये पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर ट्वाइस m अपॉन ए स्क्वायर, ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल। यहाँ पर जब आप n इज टू 2 पुट अप करोगे तो ये दूसरा एनर्जी लेवल, वैसे यहाँ तीसरा एनर्जी लेवल मिलेगा। और p इज टू 0 जब फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए है तो ये कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमने देखा था कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स, कोई बैंड फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई फॉरबिडन गैप वाली बात है, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हो गया, और ये वाला जब आप p इज टू इनफाइनाइट है, लेकिन बीच में जब मतलब p की कोई वैल्यू जब है तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ ये एनर्जी बैंड मिला आपको, एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ से यहाँ तक एक एनर्जी बैंड, फिर फॉरबिडन गैप, फिर यहाँ से यहाँ तक एनर्जी बैंड मिल हो गया, फिर फॉरबिडन गैप होगा। p की और ज़्यादा p की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर आए तो यहाँ से यहाँ तक फॉरबिडन गैप है, ये बैंड हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक फॉरबिडन गैप, यहाँ पर बैंड हो गया। तो और जब p की थोड़ी कम है यहाँ पर आ जाइए तो ये इतना फॉरबिडन गैप है, यहाँ से यहाँ तक ये बैंड है, एनर्जी बैंड, फिर यहाँ से यहाँ तक गैप है, फिर ये पूरा एनर्जी बैंड है और फिर गैप है और फिर एनर्जी बैंड मिलेगा। इस तरह से ये बैंड फॉर्मेशन को
ये कर्व समझा रहा है डिफरेंट पी की वैल्यूज़ के लिए, मतलब डिफरेंट पोटेंशियल्स के लिए ये जो कर्व ये प्लॉट किया गया है, ये डिफरेंट पोटेंशियल्स पर में किस तरह से एनर्जी लेवल्स होंगे उसको समझा रहा है। अब आप ई और के बीच में, मतलब वेव वेक्टर, इलेक्ट्रॉन के वेव वेक्टर और एनर्जी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो इक्वेशन 15 से ही हम ई एनर्जी और के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो इस तरह से आते हैं। ये आप देखिए, जो के की वैल्यू के की वैल्यू जब n पाई अपॉन a होती है, जहाँ n 1 2 3 है, तब ये जो गैप है, फॉरबिडन गैप जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो k इजगल्स टू n पाई अपॉन a की वैल्यूज़ पर मिलता है। तो k इजगल्स टू जब पाई अपॉन a होगी तो गैप आता है, एनर्जी में गैप आता है, यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूस एनर्जी है, फिर गैप है पाई अपॉन a पे, फिर ये कंटिन्यूस एनर्जी है, फिर ये पाई अपॉन a पे एनर्जी में गैप है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस बीच में जो एनर्जी लाए कर रही है, वो एनर्जी इस एनर्जी के बीच में कोई भी एनर्जी लेवल नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन इन एनर्जीज में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो ये एक बैंड फॉर्मेशन है, यहाँ से यहाँ तक का एक एनर्जी बैंड है, फिर गैप है, फिर यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी बैंड है, फिर गैप है, फिर यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी बैंड है। ये जो पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये ब्रिलियन जोन की बाउंड्रीज़ हैं। ब्रिलियन जोन के बारे में हम पहले के लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। तो ये जो है पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है। तो ये पाई अपॉन ए प्लस पाई अपॉन ए, और ये माइनस पाई अपॉन ए। तो प्लस पाई अपॉन ए माइनस पाई अपॉन ए फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहलाता है। तो ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन में, और ये पाई अपॉन ए से 2 पाई अपॉन ए सेकेंड ब्रिलियन जोन है। 2 पाई अपॉन ए से लेके 3 पाई अपॉन ए थर्ड ब्रिलियन जोन है। तो ये अलग अलग ब्रिलियन जोन्स में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये हमने एक्सटेंडेड जोन स्कीम में प्लॉट किया हुआ कर्व है। एक बात को हम इक्वेशन 15 से देख सकते हैं कि जो वैल्यू कॉस के के पर मिल रही है, वही वैल्यू के प्लस 2 पाई n अपॉन ए पर मिलेगी। तो अगर हम इससे देखें कि हम जो वैल्यू यहाँ पर होगी, वही वैल्यू के की फर्स्ट ब्रिलियन जोन में होगी। जो वैल्यू के की थर्ड ब्रिलियन जोन में होगी, वही के की वैल्यू फर्स्ट ब्रिलियन जोन में होगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो कर्व अलग अलग ब्रिलियन जोन्स में प्लॉटेड हैं, उन्हें सब आप फर्स्ट ब्रिलियन जोन में भी प्लॉट करके स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारे जो कर्व हैं, इसमें ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन में ही माइनस पाई अपॉन ए से प्लस पाई अपॉन ए के बीच में प्लॉट किए गए हैं। तो आप ये देखिए, ये यहाँ ये वाला जो है, ये वाला पार्ट ये प्लॉटेड है, ये यहाँ, और ये जो पार्ट है ये यहाँ प्लॉटेड है। वैसे ही ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर प्लॉटेड है। तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ प्लॉटेड है। तो और ये वाला पार्ट यहाँ पर प्लॉटेड है। तो इस तरह से, और ये वाला पार्ट यहाँ शिफ्ट हुआ है बस ये। तो आप देख सकते हैं कि जो अन्य
ब्रिलियन जोन्स में है, प्लॉटेड है, वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में सब प्लॉट करके वही वैल्यूज़ मिलती हैं जो अन्य ब्रिलियन जोन्स में मिलती हैं। तो ये इस तरह से यदि ग्राफ कर्व्स प्लॉट किए जाते हैं तो ये रिड्यूस्ड जोन स्कीम कहलाती है। धन्यवाद।